आज की क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर दोनों के लिए रहेगी। आज की क्लास में हम अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि अवकल समीकरण क्या होती है, उनकी क्या पहचान होती है, अवकल समीकरण के क्या प्रकार होते हैं और अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होते हैं और कोटि और घात को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अवकल समीकरण की परिभाषा से। अवकल समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिनमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज विद्यमान हो, उन्हें अवकल समीकरण कहते हैं। सबसे पहले आपको स्वतंत्र चर, परतंत्र चर के बारे में जानना होगा कि ये क्या होते हैं। एक इक्वेशन लिखता हूँ, y बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x स्वतंत्र है, y परतंत्र है। x स्वतंत्र क्यों कहा गया है और y परतंत्र क्यों कहा गया है? मान लो कि x की मैं कोई वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे x बराबर 1 पुट किया तो y मुझे 1 मिलेगा, x बराबर 2 पुट किया तो y मुझे 4 मिलेगा, वैसे ही x बराबर 3 पुट किया तो y बराबर 9 मिलेगा। मतलब y हर बार x पे डिपेंड करता है कि x की क्या वैल्यू रखी जाएगी, इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी परतंत्र चर है जो कि x पे डिपेंड करता है। लेकिन x फ्री है, x में कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है, इसलिए x स्वतंत्र चर है। अब अवकल समीकरण का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में x स्वतंत्र चर विद्यमान है, y परतंत्र चर विद्यमान है और y का x के सापेक्ष अवकलज विद्यमान है और यहाँ पर भी y का x के सापेक्ष अवकलज विद्यमान है। तो हमारी परिभाषा में ये था कि ऐसे समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो और जो स्वतंत्र चर है उसके सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज विद्यमान होना चाहिए। तो स्वतंत्र चर भी है, परतंत्र चर भी है और जो स्वतंत्र चर x है उसके सापेक्ष y का अवकलज विद्यमान है। तो ऐसे समीकरण को हम अवकल समीकरण कहेंगे। अब हर बार जरूरी नहीं होता कि x स्वतंत्र हो और y परतंत्र हो, यह हम हमारी सुविधा के अनुसार भी मान सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पर y के सापेक्ष x का अवकलन है, तो y के सापेक्ष होने की वजह से मैं ये मान लेता हूँ कि y स्वतंत्र है और x y पे डिपेंड करता है, तो x इस बार परतंत्र है। पिछले एग्जाम्पल में x स्वतंत्र था और y परतंत्र था, लेकिन इस एग्जाम्पल में y स्वतंत्र है और x परतंत्र है। अब पूरे एग्जाम्पल को देखें तो y स्वतंत्र है, x परतंत्र है और स्वतंत्र चर y के सापेक्ष परतंत्र चर x का अवकलज विद्यमान है। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी? अवकल समीकरण कहलाएगी। तो लास्ट एग्जाम्पल में x स्वतंत्र था, लेकिन इस बार y स्वतंत्र है। पिछले में y परतंत्र था, इस बार x परतंत्र है। पिछली बार x के सापेक्ष y के अवकलन थे, y के अवकलज थे, इस बार y के सापेक्ष x के अवकलज है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल अवकल समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट करते हैं, इसलिए ये दोनों ही एग्जाम्पल अवकल समीकरण कहलाएंगे। अब आते हैं अवकल समीकरण के प्रकार पर। अवकल समीकरण दो प्रकार की होती हैं। पहली साधारण अवकल समीकरण, दूसरी आंशिक अवकल समीकरण। अब ये साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण क्या होते हैं? पहले बात करते हैं हम साधारण अवकल समीकरण की। ऐसे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। परिभाषा की स्टार्टिंग में आपको कह दिया अवकल समीकरण होना चाहिए, यानी ऊपर हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो तो फॉलो होनी ही चाहिए। उसके बाद
दूसरी बात इसमें ये कही है कि इसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर होना चाहिए। जैसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये अवकल समीकरण है। इसमें x के सापेक्ष y का अवकलन हुआ है, x स्वतंत्र है, y परतंत्र है। यहाँ पे भी x स्वतंत्र है, y परतंत्र है। तो स्वतंत्र चर भी विद्यमान है हमारे पास जैसे x के रूप में, और परतंत्र चर y के रूप में भी विद्यमान है, और उनके अवकलज भी विद्यमान है। तो ये अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। लेकिन क्या ये साधारण अवकल समीकरण है? तो उसका कैसे पता चलेगा कि इसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर होना चाहिए। तो स्वतंत्र चर उसको कहते हैं जिसके सापेक्ष अवकलन हुआ है। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो सिर्फ एक ही स्वतंत्र चर दिख रहा है, तो इसलिए ये एक साधारण अवकल समीकरण हो जाएगी। आगे हम देखेंगे कि एक से अधिक स्वतंत्र चर भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं आंशिक अवकल समीकरण पर कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है। आंशिक अवकल समीकरण ऐसे अवकल समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलन विद्यमान हो। इससे पहले साधारण अवकल समीकरण पढ़ी, उसमें कह रहा था कि सिर्फ एक ही स्वतंत्र चर होना चाहिए, और आंशिक अवकल समीकरण में कह रहा है दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो तो उसे आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें देखिए x के सापेक्ष भी अवकलन हो रहा है और y के सापेक्ष भी अवकलन हो रहा है। तो x भी स्वतंत्र है और y भी स्वतंत्र है। तो x भी स्वतंत्र चर है और y भी स्वतंत्र चर होने की वजह से इस समीकरण में एक और दो स्वतंत्र चर हो गए। तो अगर दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो जाए, अगर दो हो या दो से अधिक हो जाए, तो भी ये क्या कहलाएगी? आंशिक अवकल समीकरण कहलाएगी। जबकि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ x एक ही स्वतंत्र चर था, तो इसलिए वो साधारण अवकल समीकरण थी। और अगर एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो जाए तो आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देखिए x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो x और y दोनों ही स्वतंत्र चर हैं। तो यहाँ पर ये समीकरण भी क्या कहलाएगी? आंशिक अवकल समीकरण कहलाएगी। अब इसके आगे चलते हैं, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है। अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। यह आपको एक अवकल समीकरण दी गई है। इस अवकल समीकरण को देखकर हम बता सकते हैं कि x के सापेक्ष ही अवकलन हो रहा है, मतलब इस समीकरण के अंदर केवल और केवल एक ही स्वतंत्र चर है, इसलिए ये साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। साधारण अवकल समीकरण में हम अवकलज को d लगा के डिनोट करते हैं, और आंशिक अवकल समीकरण में हम d के स्थान पर डेल का यूज करते हैं। अब बात चल रही है अवकल समीकरण की कोटि की, ये क्या होती है। अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो अवकल समीकरण आपको दी गई है उसमें उच्चतम अवकलज कौन सा है। उच्चतम अवकलज की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। तो जो उच्चतम अवकलज की कोटि है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उच्चतम अवकलज कितनी बार अवकलन करा हुआ है वो ही उसकी कोटि कहलाती है, और वो कोटि ही क्या कहलाएगी? अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये अवकल समीकरण दी गई है, इसके अंदर आपको ये देखना है कि सबसे अधिक बार अवकलन कहाँ हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक बार ही अवकलन किया गया है। अगर एक से अधिक बार अवकलन किए जाते तो मैं ये देखता कि अधिक बार कितनी बार अवकलन किया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक बार ही अवकलन किया गया है, तो जितनी बार अवकलन करते हैं वो उस कोटि को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार अवकलन किया गया है, तो इस अवकल समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी? प्रथम कोटि हो जाएगी। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। एक और अवकल समीकरण दी गई है, इसमें देखिए यहाँ पर भी अवकलन है और यहाँ पर भी अवकलन है। यहाँ पे सिर्फ एक बार अवकलन किया गया है, यहाँ पर दो बार अवकलन किया गया है। तो दो बार अवकलन एक बार से अधिक होता है, तो जो उच्चतम है यानी दो बार अवकलन किया गया है तो वो ही इस अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी। तो ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण हो गई।
तो ऐसे आप दोनों समीकरण को कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये तो प्रथम कोटि के अवकल समीकरण है और ये द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है। और अगर मान लो इसमें आगे एक पद और होता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो ये 3 कोटि के अवकल समीकरण हो जाती है, क्योंकि अधिकतम कितनी बार अवकलन हो गया इसमें 3 बार, तो ये तृतीय कोटि की अवकल समीकरण हो जाती है। और अगर मान लीजिए इसमें ये वाला पद मिसिंग हो, ये वाला पद मिसिंग हो, तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे ही अवकलन है और वो भी कितना है 2 बार, तो 2 ही इसकी कोटि होगी। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले 1 बार अवकलन हुआ फिर उसके अगला पद 2 बार अवकलन हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये पद ना भी हो तो भी ये 2 द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण कहलाएगी। इसके आगे चलते हैं, अवकल समीकरण की घात क्या होती है। अवकल समीकरण में अवकलजों की घात पूर्णांक बनाने के पश्चात उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। मतलब आपको एक अवकल समीकरण देगा, उसमें जो अवकलज होंगे जहाँ पे अवकलन करे हुए हैं उनकी जो घात है उनको आपको पहले पूर्णांक बनाना होगा। अगर वो 3/2 या 4/5 ऐसा कुछ दिया हो तो उसे पहले पूर्णांक बनाना पड़ेगा। पूर्णांक बनाने के बाद जो उच्चतम कोटि का अवकलज है, जैसे यहाँ पर ये उच्चतम कोटि का अवकलज था, फिर इसकी कितनी पावर है, इसकी पावर 1 है, तो वो पावर देखी जाएगी बाद में, तो वो पावर या घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अब इसको एक एग्जांपल से देखिए। जैसे इस एग्जांपल में एक अवकल समीकरण दी गई है, x के सापेक्ष y का अवकलन हुआ है, तो x क्या हो गया स्वतंत्र चर, यहाँ पर भी x स्वतंत्र चर है। सिर्फ एकमात्र स्वतंत्र चर होने की वजह से ये कौन सी अवकल है, साधारण अवकल समीकरण है। अभी साधारण अवकल समीकरण की पहले कोटि बता देता हूँ आपको कितनी है। तो आप ये देखिए यहाँ पे कितनी बार अवकलन हुआ है, 1 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर भी सिर्फ 1 बार ही अवकलन हुआ है। तो इसमें उच्चतम कितनी बार अवकलन हुआ है, सिर्फ 1 बार अवकलन हुआ है। अगर यहाँ पे d² अपॉन dx² हो जाता तो यहाँ पे 2 बार अवकलन हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूरी समीकरण में सिर्फ 1 बार ही अवकलन हुआ है, तो ये प्रथम कोटि की समीकरण है। लेकिन अब हम इसका टॉपिक पढ़ रहे हैं कि घात कितनी होगी, इसकी घात ज्ञात करनी है। तो आपको ये देखना है कि जो उच्चतम कोटि का अवकलन है, देखो ये भी, इसकी कोटि भी 1 है क्योंकि 1 बार अवकलन हुआ है, और इसकी कोटि भी 1 है तो 1 बार अवकलन हुआ है। तो इसमें जो घात है, उच्चतम घात है, वो चेक करनी है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 उच्चतम घात है, तो मैं 2 को इस समीकरण की घात बताऊंगा। ऐसे एक नेक्स्ट सवाल और देखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर जो घात है वो पूर्णांक में नहीं हो तो पहले उसे पूर्णांक में चेंज करनी होती है और बाद में उसको कंपेयर करनी होती है। तो देखिए इस घात को पूर्णांक में कैसे चेंज करें अपन। इस वाले पद को मैं उधर पक्षांतरण कर दूं तो यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ। वर्ग करने की वजह से ये जो 2 है ये हट जाएगा, तो यहाँ पे भी वर्ग किया मैंने और इधर वर्ग करेंगे तो ये 2 हट जाएगा और 3 रह जाएगा, और वर्ग करते हैं तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। अब हर तरफ इसकी जो घात है वो पूर्णांक घात है। अब हम इसकी घात को चेक कर सकते हैं कि इस समीकरण की घात कितनी है। तो आपको ये चेक करना होता है कि उच्चतम कोटि का अवकलज कहाँ पे है। यहाँ पे 1 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे 2 बार अवकलन हुआ है, तो जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसकी घात चेक की जाएगी। तो यहाँ पे 2 घात है, तो इस समीकरण की घात 2 हो जाएगी। वैसे 2 और 3 में बड़ी घात 3 है, लेकिन आपको 2 बतानी होगी क्योंकि इसका जो अवकलज है, इसका अवकलज तो 1 बार हुआ है, 1 बार अवकलन हुआ है, लेकिन इसका अवकलन 2 बार हुआ है, तो इसकी जो घात होगी वही घात समीकरण की घात कहलाती है। अब पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पर भी 1 बार अवकलन हुआ था, यहाँ पर भी 1 बार अवकलन हुआ था, तो ये दोनों ही सेम है। तो अब इन दोनों में किसकी घात बड़ी है वो देखी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 को चूज किया था जबकि इसकी घात 1 थी। एक सवाल और देख लीजिए। अवकल समीकरण y बराबर x dy अपॉन डी एक्स प्लस a अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की कोटि और घात कितनी होगी। तो देखिए इस समीकरण को अगर मैं ऐसे लिखूं, y बराबर x
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसकी घात एक है, इसकी घात भी एक है, लेकिन ये अंश हो गया और ये हर हो गया, तो जब ये ऊपर आएगा तो इसकी घात -1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस -1 को धनात्मक पूर्णांक में चेंज करना है। परिभाषा में मैंने आपको पूर्णांक कहा था, वहाँ पे आपको धनात्मक पूर्णांक लिखना है। तो इसकी जो घात है वो ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स, एक और इन दोनों का एलसीएम यहाँ आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब यहाँ पर भी देखो धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे भी धनात्मक पूर्णांक है। अब ये देखा जाएगा उच्चतम कोटि कहाँ पर है, तो यहाँ पर भी एक कोटि का अवकलन है, यहाँ पर भी एक कोटि का अवकलन है। तो अब देखो दोनों में उच्चतम घात कौन सी है, तो उच्चतम घात 2 है, तो इसकी घात 2 आ जाएगी। तो समीकरण की घात 2। इससे जुड़े हुए और सवाल आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए।